तो बच्चों यहाँ पर हम लोग एक्सरसाइज 3E को कर रहे थे, तो 3E को वापस कंटिन्यू करते हैं। और 3E के काफी सारे मैंने आपको क्वेश्चंस ऑलरेडी करवाए थे। तो 3E के जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है वो आपको देखने होंगे कि हम 3E के नेक्स्ट क्वेश्चंस कैसे करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों जो 3E है, एक्सरसाइज 3E, हम उसी का ही कॉन्टिन्यूएशन अभी करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या पढ़ने जा रहे हैं? एक्सरसाइज 3E का कॉन्टिन्यूएशन। सबसे पहले आपका कहना है कि सर क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है? लिखा है फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ m, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ m for which the line y equal to mx plus 1, y equal to mx plus 1 intersect the circle at two distinct points। तो कह रहा है कि यहां पर m की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है ताकि ये लाइन सर्किल को दो जगह इंटरसेक्ट करे। तो बच्चों मैं आपको यहाँ पे बात समझा देता हूं। अगर आप एक लाइन और एक कर्व लेते हैं, जैसे यहाँ पे कर्व है सर्किल, तो उसमें तीन तरह के पॉसिबिलिटीज हो सकती है। एक पॉसिबिलिटी होती है कि वो लाइन सर्किल को बिना टच किए निकल जाए। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि लाइन सर्किल को टच करके निकल जाए। और तीसरी पॉसिबिलिटी ये होती है कि लाइन सर्किल को दो जगह इंटरसेक्ट करे। तो बच्चों इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पर दो है, और यहाँ पे एक ही टचिंग पॉइंट है, और यहाँ पे ऊपर वाले में कोई भी पॉइंट नहीं है। तो इसका मतलब बच्चों अगर आप थोड़ा सा भी पहले पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा कि अगर आपके पास दो लाइंस गिवन है और दो लाइंस को सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने पर क्या आता है? एक इंटरसेक्शन पॉइंट आता है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट। इस इंटरसेक्शन पॉइंट की क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो इस लाइन पे भी लाई करता है और इस लाइन पे भी लाई करता है, दोनों लाइन पे लाई करता है वो इंटरसेक्शन पॉइंट, क्योंकि दोनों को सेटिस्फाई करता है। उसी तरह से बच्चों क्या करते हैं कि अगर आपको लाइन और कर्व अगर दे दिया जाए और तुमसे पूछा जाए कि ये लाइन इस कर्व की टैंजेंट है कि नहीं, अगर है तो m की क्या वैल्यू होगी? अगर लाइन कर्व की टैंजेंट नहीं है तो m की वैल्यू क्या होगी? अगर लाइन कर्व की टैंजेंट ना बन करके कॉर्ड बन जाए तो m की वैल्यू क्या होगी? तो लास्ट वाले केस में लाइन को हम सीकेंट कहते हैं या कॉर्ड भी कहते हैं, सीकेंट या कॉर्ड। तो बच्चों इसमें करना क्या होता है, जैसे आपका जो फर्स्ट केस है, फर्स्ट वाले केस में आप लाइन और सर्कल को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने पर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और आप चाहते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी रूट ना आए। क्यों ना आए? क्योंकि इन दोनों में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। तो इसलिए हम फर्स्ट केस के लिए कहते हैं कि दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली, यानी लाइन की इक्वेशन को और सर्कल की इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने पर डी नेगेटिव होना चाहिए। और बच्चों जो सेकंड केस है, सेकंड केस में लाइन और सर्कल को अगर हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं तो उसमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, हम चाहते हैं उसके दो रूट ना हो, उसका एक ही रूट हो। तो एक रूट के लिए बच्चों क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होता है। अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी होगी तो आपको याद होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स या एक रूट होने के लिए उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? इक्वल टू 0 होता है। उसके बाद बच्चों थर्ड केस आता है। थर्ड केस में आप चाहते हैं कि लाइन और कर्व आपस में जब सॉल्व हो तो दो इंटरसेक्शन पॉइंट है, यानी कि दो रियल रूट है, और दो रियल रूट के लिए d ग्रेटर देन 0 होता है। यानी बच्चों जो क्वेश्चन 4 आपके पास गिवन है, वहां पे जो पॉसिबिलिटी बनती है m के लिए, वो कौन सी केस के लिए बनेगी? वो थर्ड वाले केस को फॉलो करते हुए बनेगी। यानी कि थर्ड वाला केस आपका क्या है? ये वाला थर्ड केस आपका है। ठीक है, तो यानी आपको क्या करना है? आपको y इक्वल टू mx प्लस 1 को सॉल्व करना है सर्किल के साथ। सर्किल क्या है आपका? वो है x माइनस 7 का होल स्क्वायर, y माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20। ये है क्वेश्चन आपका। तो बच्चों आप क्या कहेंगे कि आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने पे जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए। तभी यहाँ पर कैसे रूट्स आएंगे? दो रूट्स आएंगे, है ना? और वहां पर एम पे रेस्ट्रिक्शन आ जाएगी, और जो एम पे रेस्ट्रिक्शन आएगी वही हमारे पास एम पे कंडीशन बनके तैयार हो जाएगी। चलिए, तो सबसे पहले आप सब लोगों ने क्वेश्चन तो पढ़ ही लिया है, तो अब इसको आगे कंटिन्यू करिए।
क्वेश्चन करने के कई सारे मेथड होते हैं, लेकिन इस वाले में मैं एक आसान तरीका ही कर रहा हूं अभी आपके साथ। दिस इज x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। y इज mx प्लस 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो ये बच्चों उसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 14x, और डायरेक्टली हम 7 के स्क्वायर को 49 ही लिख देते हैं। ठीक है, समझ गए आप लोग। उसके बाद बच्चों देखो ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है mx माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20। ये हो गया बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस, इसको ओपन कर लेते हैं, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8 mx इज इक्वल टू 20। ये बच्चों आपका नया इक्वेशन बनके तैयार हो गया। अब बच्चों मैंने आपसे कहा था दोनों को सॉल्व करेंगे तो x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की इसको कोशिश करिए, यानी एक्स स्क्वायर के टर्म्स कलेक्ट करिए। क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के टर्म्स को कलेक्ट करेंगे। तो जहां जहां एक्स स्क्वायर आ रहा उसके बाद एक्स आ रहा, वो सारे टर्म्स आप कलेक्ट करिए। ठीक है, कलेक्ट करिए अपने आप से और उसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 करिए, फिर मैं आपसे डिस्कस करता हूं। तो बच्चों देखिए ध्यान से, हम इस क्वेश्चन को वापस कंटिन्यू करते हैं। तो एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर ये सारे टर्म्स देखिए कलेक्ट करते जाइए जैसे जैसे बता रहे हैं। उसके बाद कांस्टेंट वाले टर्म्स देखिए क्या क्या है, एक है आपका 49, एक है आपका 60 और एक है आपका माइनस 20 इक्वल टू 0। ठीक है, ये सारे टर्म आप देख लीजिए। ठीक है, तो बच्चों देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ये बच्चों आपको इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होती है। ठीक है, कांस्टेंट आपके क्या आए हैं ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे 45। चलिए मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले आप क्या करिएगा 49 और 16 को ऐड करिए, तो 9 6 हो गया 15, 4 और 1 5 और 1 हो गया 6, 65। 65 में से फिर आपने माइनस 20 किया हुआ तो कितना आया 45। ठीक है, अब बच्चों आगे का काम आपको करना होगा, इसका डिस्क्रिमिनेंट आपको ग्रेटर देन 0 करना पड़ेगा। जैसे ही आप ग्रेटर देन 0 करोगे तो यहाँ पे इनइक्वालिटी का फॉर्मेशन हो जाएगा, और आपको इनइक्वालिटी पहले से आनी चाहिए सॉल्व करने। इनइक्वालिटी अगर सॉल्व करने कम आती है तो फिर आपको फिर दिक्कत आ सकती है। तो ये हो गया आपका बी स्क्वायर। ठीक है, ये देखो बच्चों ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये ठीक है, ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac 4ac बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो बच्चों उसको जल्दी से बताइए सॉल्व करके क्या आया। चलिए मैं करता हूं, देखिए ये इसको सॉल्व करना स्टार्ट करिए। तो बच्चों मैं आपको दिखाऊं कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर हो, या चलिए एक बार बच्चों हम लोग देख लेते हैं, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर या माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ये दोनों बातें बच्चों सेम होती है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसको डायरेक्टली 14 प्लस 8m का होल स्क्वायर लिख लेते हैं, और ये हो गया 4 इंटू 45 1 प्लस एम स्क्वायर ग्रेटर देन 0। उसके बाद बच्चों क्या करना होता है कि 14 प्लस 8m का होल स्क्वायर है, इसमें अगर आपसे कुछ कॉमन बनता है तो कॉमन जरूर लीजिएगा। मैं आपको देखिए कॉर्नर में करके दिखाता हूँ किस तरह से कॉमन लेते हैं। यहाँ पे आपने 2 कॉमन लिया तो अंदर हो गया 7 जा 14 और ये हो गया 2 4 जा 8। ठीक है, और ये हो गया 2 का स्क्वायर 4 और ये हो गया 7 प्लस 4m का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 4 इंटू 45 टाइम्स 1 प्लस एम स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो बच्चों 4 तो कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं, तो आपके पास सिर्फ इक्वेशन बनी है 7 प्लस 4m का होल स्क्वायर माइनस 45 टाइम्स 1 प्लस एम स्क्वायर ग्रेटर देन 0।
अब आपको उसको बच्चों और भी सॉल्व करना होगा। 7 का स्क्वायर होता है 49, 2 4 जा 8, 8 7 जा 56, -45 -45 m स्क्वायर ग्रेटर देन 0। बच्चों हम लोग यहाँ तक पहुंच गए। तो बच्चों इनइक्वालिटी में आपको ध्यान देना होता है कि सबसे पहले टर्म्स ये वाला सही से अरेंज कर लीजिए। क्या बेटा? ये वाला 4। तो बेटा इसको कॉमन कहते लेना। जैसे अगर आप ये 4 और ये 4 कॉमन ले लेंगे तो वो 0 में चला जाएगा। ओके। अगर आपको 4 लिखना ही है तो आप 4 इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, 4 को इस तरह से आप लिख सकते हैं। ओके, तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो -45 m स्क्वायर, फिर आगे देखते हैं +16 m स्क्वायर +56 m +49 -45 ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो 45 और 60 इसको बताइए कितना आएगा। 15 - 6 हो गया 9, और 4 - 1 हो गया 3, और एक कैरी थी तो ये हो गया 2। ये आ गया बच्चों +56 m, और ये हो गया बच्चों 4 ग्रेटर देन 0। तो बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है, हम माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे कि हाईएस्ट डिग्री का टर्म नेगेटिव। तो माइनस का मल्टीप्लाई करते ही इन इक्वेशन का साइन रिवर्स हो जाता है। आपको ये जरूर बात पता होना चाहिए कि माइनस का मल्टीप्लाई करते ही इन इक्वेशन का साइन रिवर्स हो जाता है। अब बच्चों आपके पास इक्वेशन बनकर के तैयार हो गई है, आपको उसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। जब आप फैक्टराइज कर लेंगे तो वेवी कर्व पैटर्न को यूज करके इसमें m की वैल्यू आप निकालिए। सर कौन सा पैटर्न? वेवी कर्व पैटर्न, ये क्या होता है सर? ये क्लास 10th में पढ़ाया जाता है। तो पहले फैक्टराइज करिए। x √ वो वाला फॉर्मूला? नहीं नहीं, चलो हम बताते हैं। देखो, तो बच्चों पहले आपको इसके फैक्टर ढूंढने पड़ेंगे। फैक्टर क्या है, फैक्टर देखिए करके तब आपको पता पड़ेगा। तो फैक्टर करने का तरीका ये है कि अगर आप धराचार्य फॉर्मूला जानते हैं तो उसको भी यूज कर सकते हैं, और अगर धराचार्य फॉर्मूला नहीं जानते हैं तो आप फैक्टराइज करिए किसी भी कीमत पे। तो ये बच्चों अब आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन आप कैसे करें। चलिए मैं धराचार्य फॉर्मूला ही लगा लेता हूँ। दिस इज b² -4ac। तो 56 का स्क्वायर, 56 का स्क्वायर मैं एक बार लिख लेता हूँ। तो 56 का स्क्वायर ये हो गया बच्चों 3136 माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16, 16 × 29, ये हो गया 464। सर एक x की वैल्यू 2 है, ठीक है, एक की है -0.06। अच्छा अभी चेक कर लेते हैं। तो बच्चों इसको क्या करेंगे आप, 3136 से ऐड करेंगे तो ये बच्चों आएगा 3600। यानी आपका एक रूट है x = -b, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस √b² -4ac, तो अंडर रूट के अंदर है 3600। तो 3600 बाद जब बाहर निकलेगा तो वो 60 निकलेगा अपॉन 2 × a, यानी कि 2 × 29। तो बच्चों अगर आप रूट निकालना चाहें तो आप एक बार प्लस साइन लीजिए। तो 56 + 60 अपॉन 2 × 29, 58। तो 58 हो गया ये। और बच्चों अगर आप दूसरा रूट निकालेंगे तो ये आएगा 56 - 60 अपॉन 58। ये दोनों वैल्यूज बच्चों मैं आपको बताता हूँ। 56 + 60 डिवाइडेड बाय 58, ये वैल्यू 2 आई है। और दूसरी वैल्यू है 56 - 60 डिवाइडेड बाय, तो इसको हम बच्चों ऐसे ही लिख लेते हैं -4/58। जो भी वैल्यू है ये नेगेटिव वैल्यू है, तो बच्चों इसके दो वैल्यूज निकल करके आएंगी। यानी बच्चों अब आपके पास धराचार्य फॉर्मूला आपका रिवाइज हो गया होगा कि धराचार्य फॉर्मूला को कैसे यूज करके मैंने इसको फैक्टराइज कर लिया। तो बच्चों यहाँ पर x की जो दोनों वैल्यूज आई है उनको लिखिए।
यहाँ पर एक m की वैल्यू आई है 2 और एक m की वैल्यू नेगेटिव है, तो नेगेटिव में अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बन जाएगा 2 2 जा 4 और 220 रहेंगे, -2/29। ठीक है, तो बच्चों अब आपके पास m की दो वैल्यूज आ गई है। अब आप अपनी इन इक्वेशन देखिए, इन इक्वेशन में साइन ग्रेटर देन 0 था कि लेस देन 0 है, ये आपकी इन इक्वेशन। तो कहोगे सर इन इक्वेशन में साइन लेस देन 0 है जिसको आपने सॉल्व किया। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो लेस देन 0 साइन है। सबसे पहले हम नंबर लाइन बना के लिखो, ऑर्डर में लिख लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे लगाते हैं प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। तो बच्चों इसको वेवी कर्व पैटर्न कहते हैं, इस तरह से घुमाते हैं इसको। तो जहां पर बच्चों प्लस होता है वो ग्रेटर देन 0 वाला पार्ट होता है, जहां पर माइनस होता है वो लेस देन 0 वाला पार्ट होता है। यानी जो m का आपका इंटरवल आएगा वो लेस देन 0 वाला है, तो आंसर आएगा -2/29 से लेकर के 2। यानी अगर m आपका इस इंटरवल में होता है तो दैट मीन्स वो लाइन इस कर्व को दो जगह इंटरसेक्ट करेगी, दो जगह कट करेगी। तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो इस तरह से बच्चों क्वेश्चन को हम लोग ने कंप्लीट किया है। फिर भी आप इसको एक बार देखिए और मेरे को बताइए। तो ठीक है बच्चों, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और दूसरा क्वेश्चन करते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग आगे, इसमें लिखा है शो दैट द सर्कल्स टच ईच अदर, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर दे टच। तो बच्चों आपके पास थ्योरी का पॉइंट होता है यहाँ पे कि सर्कल्स एक दूसरे को टच ना करें, सर्किल एक दूसरे को टच कर ले, सर्किल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर ले, सर्किल एक दूसरे को टच तो करें लेकिन इंटरनली टच करें, या सर्किल इंटरनली टच ना भी करें। तो बच्चों ये केसेस होते हैं सारे, ये सारे केसेस होते हैं। तो मान लो यहाँ पे सर्किल का सेंटर है C1, यहाँ C2, C1 होगा 2,3, C2 होगा 4,5। तो आप क्या करिए, पहले सर्कल्स जो भी होते हैं उनके सेंटर्स निकाल लिया करिए, और यदि उनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस बड़ी हो उनके रेडियस से सम से, तो यहाँ पर बच्चों जो कॉमन टेंजेंट होती है वो 4 होती है। देखो फर्स्ट कॉमन टेंजेंट, सेकेंड कॉमन टेंजेंट, थर्ड कॉमन टेंजेंट, ठीक है, और ये हो गया आपका, देखिए ये हो गया आपका फोर्थ कॉमन टेंजेंट। तो बच्चों 4 कॉमन टेंजेंट होती है अगर आपके पास ये कंडीशन हो, ये कंडीशंस पे सारे क्वेश्चंस चलते हैं। और यदि आपके पास C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है, तो दैट मीन्स ये आपस में टचिंग सर्किल होते हैं जो आपसे कहा गया है इस क्वेश्चन। तो ऐसे केस में जो कॉमन टेंजेंट होती है बच्चों वो 3 होती है, ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। तो 3 कॉमन टेंजेंट्स के लिए आपको ये वाला पार्ट याद रखना पड़ेगा। समझ में आया बच्चों? यानी आपका जो क्वेश्चन है वो इस पे चलेगा, बाकी क्वेश्चन बदले भी जा सकते हैं। इस वाले केस में क्या होता है बच्चों, जो कॉमन टेंजेंट होती है वो सिर्फ 2 होती है जब सर्किल आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। तो 2 कॉमन टेंजेंट का जो केस होता है उसमें आपको बताना पड़ता है कि जो C1 C2 होता है वो लाई करता है R1 माइनस R2 से लेकर के R1 प्लस R2 के बीच में। अगर ऐसा है तो आपके पास 2 कॉमन टेंजेंट होगी। कितनी होगी? 2 कॉमन टेंजेंट होगी। ठीक है, इसके अलावा बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ ओनली 1 कॉमन टेंजेंट। ऐसे केस में दोनों सर्कल्स जो होंगे इनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस निकाल लीजिए, और यदि वो R1 माइनस R2 के इक्वल हो जाती है तो यहाँ पर 1 कॉमन टेंजेंट होती है। क्या होती है? 1 कॉमन टेंजेंट होती है। और यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हैं दोनों में कोई भी कॉमन टेंजेंट नहीं होगी, तो आप यहाँ पे लिखेंगे नो कॉमन टेंजेंट। लेकिन इसकी भी कंडीशन क्या होती है, उसकी होती है C1 C2 जो होता है वो R1 माइनस R2 से भी छोटा होता है। तो बच्चों आपको ये सारी बातें याद रखनी होती है, इनको अप्लाई करना होता है, अप्लाई करके आपके आंसर निकल आते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 6 का रिव्यू है। अब आप क्वेश्चन नंबर 6 करना चाहें या क्वेश्चन नंबर 6 जैसे आपके पास और भी क्वेश्चंस एग्जाम में
बन के आएंगे। तो आप वो सारे क्वेश्चंस अब आप इसी पैटर्न को यूज करके करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप ध्यान से देखिए तो पहले ये कह रहा है कि शो करो ये एक दूसरे को टच करें। तो पहला आप लिखिए सर्किल, ये है बच्चों फर्स्ट सर्किल, ठीक है। अगर बच्चों हम इसको कंपेयर करते हैं तो कैसे लिखेंगे, x माइनस 0 का होल स्क्वायर y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। इस सर्कल का सेंटर होगा 0,0 और रेडियस होगी 5 यूनिट, ठीक है। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 24x माइनस 18y प्लस 125 इज इक्वल टू, ठीक है। तो यहां पर ध्यान से देखिए 2gx, तो g की वैल्यू कितनी हो जाएगी -12, f की वैल्यू कितनी हो जाएगी -9, ठीक है, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 125। तो बच्चों यहाँ पे जो रेडियस होती है वो बेसिकली होती है स्क्वायर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, ये बच्चों आपका रेडियस आ गया। तो बच्चों आपका C1 भी आपको पता पड़ गया, आप C2 लिखना चाहे तो C2 भी आपको पता पड़ गया। C2 इज द सेंटर, द कोऑर्डिनेट इज -g, -f, 12,9। तो बच्चों जल्दी से देख लीजिए जरा आपके पास क्या कैलकुलेट करने पे रेडियस आ रही है जिसका नाम है R2। 10, ये बच्चों 10 आ रही है, चेक कर लीजिएगा एक बार फिर से, मैं कर लेता हूँ चेक। तो 144 प्लस 81 ये हो गया 225 माइनस 125 100, ठीक है बच्चों, ये 10 आ। अब बच्चों आपको शो करना ही आपस में टचिंग सर्किल है, तो सबसे पहले आप C1 और C2 के बीच की डिस्टेंस निकालिए डिस्टेंस। तो टचिंग सर्किल में बच्चों ये कंडीशन होती है, क्योंकि इसने कहा है, क्या कहा है दोनों में बच्चों, टच करते हैं, ये सर्किल एक दूसरे को क्या करते हैं, टच करते हैं। तो टच करने पे कंडीशन क्या बताई थी, C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ये देखो बच्चों टच करने वाली कंडीशन, C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो बच्चों जल्दी से C1 C2 ये डिस्टेंस निकालिए जरा कितनी आ रही है, तभी आप कर पाएंगे। C1 C2, C1 में लिख दो x1 y1 और C2 में लिख दो x2 y2। तो कैसे लगाएंगे, 12 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये देखो जरा कितना हुआ, 144 प्लस 81, ये कितना आ गया बच्चों, √225, 15 आ गया। अब बच्चों R1 प्लस R2 निकाल लो, R1 प्लस R2 आ रहा है 10 प्लस 5 विच इज 50। तो बच्चों आपने चेक किया यहाँ पे कि जो C1 C2 है वो R1 प्लस R2 के इक्वल आ रहा है, और मैंने आपको भी बता दिया था कि अगर C1 C2 यानी दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस रेडियस के सम के इक्वल आती है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कि सर्कल्स आर टचिंग ईच अदर। क्या कहते हैं, टचिंग ईच अदर। तो बच्चों अब आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, आपको मैंने सर्कल्स की सारी कंडीशंस बता दी। अब क्या कह रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट वेयर दे टच। तो बच्चों ये जहां पर टच करते हैं वो टचिंग पॉइंट आपको निकालना है। तो बच्चों अगर आप टचिंग पॉइंट निकालना चाहें तो आप दोनों सर्कल्स एक बार रीड्रॉ कर लीजिए। ये देखिए आपने दोनों सर्कल रीड्रॉ कर दिए। ये आपसे कह रहा है कि ये टचिंग पॉइंट भी बता दो अगर बता सकते हो तो बेटा टचिंग पॉइंट बेसिकली क्या होता है, तुमने कहा कि दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस R1 प्लस R2 के इक्वल है। यही तो कहा, दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस किसके इक्वल है, R1 प्लस R2 के इक्वल है। क्या ये बात समझ में आई। तो बच्चों अब सेंटर्स थे क्या आपकी, सेंटर्स था आपका एक 0,0 12,9 और था एक आपका 12,9 और रेडियस भी आपको पता थी। रेडियस आपने निकाली, एक जगह 10 और एक जगह 5, ऊपर वाले की 5 है और नीचे वाले की 10 है। तो बच्चों अब आप ये सोचो क्या ये आप टचिंग पॉइंट खुद से निकाल सकते हो, कैसे निकालेंगे ये टचिंग पॉइंट, क्या कॉन्सेप्ट है। सर अगर हम इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल दें तो ये मिड पॉइंट निकाल ले, तो निकाल के एक बार आप लोग चेक करिए फिर हमको बताइए। मिडिल है नहीं है, हाँ
वो तो इक्वल है। तो बच्चों ये मिडिल पॉइंट नहीं है, क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, अगर ये मिडिल पॉइंट होता तो ये रेशियो 1:1 होता, लेकिन ये रेशियो 5:10, और 5:10 को बच्चों हम लोग सिंप्लीफाई करके क्या कहते हैं, 1:2। और ये पॉइंट है बच्चों 0,0, और ये पॉइंट है बच्चों 12,9। तो बच्चों क्या ये आप पी पॉइंट नहीं बता सकते हो? ये पी पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला से निकालते हैं। आपको अगर सेक्शन फॉर्मूला ही नहीं पता है तो मैं आपको तरीका बता देता हूँ। सेक्शन फॉर्मूला क्लास 10th में ही था, एक बार आप रिवाइज कर लीजिए। कोई भी लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट हो x1 y1 x2 y2, पी क्या करता है, उस लाइन ज्वाइनिंग को किस रेशियो में डिवाइड करता है, m/n रेशियो में डिवाइड करता है। तो जो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाय m प्लस n, my2 प्लस ny1 डिवाइड बाय m प्लस, ये होता है सेक्शन। बच्चों अब आप पी पॉइंट की कोऑर्डिनेट लिख लीजिए। कैसे लिखेंगे, 1 × 12 प्लस 2 × 0 डिवाइड बाय 1 + 2, 1 × 9 प्लस 2 × 0 अपॉन 1 + 2। तो बच्चों ये पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, ये हो गया 12/3 और ये हो गया 9/3। क्या बात समझ में आई? सेक्शन फॉर्मूला ये हो गया बच्चों पॉइंट 4,3। तो बच्चों ये आपका टचिंग पॉइंट निकल करके आ गया। तो बच्चों अगर आपको सेक्शन फॉर्मूले का स्टैंडर्ड नहीं पता है तो मैंने आपको अलग से स्टैंडर्ड बताया है, और ये सेक्शन फॉर्मूला अब आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये बच्चों मैंने अलग से स्टैंडर्ड आपको बता दिया। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 6 पूरा फिनिश हो गया। तो बच्चों मैंने टचिंग पॉइंट भी निकाल दिया और ये भी शो कर दिया कि ये सर्कल आपस में एक दूसरे को टच करते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चले। तो बच्चों मैंने आपको हर क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट इसलिए ऐड ऑन कर दिए हैं कि अगर क्वेश्चन थोड़ा सा भी चेंज हो तो आप उसको करने का आइडिया रखिए। लिखा है 2 circles have the following properties. The x-axis is a common tangent to a circle. The point 8,2 lies on the both circles. ठीक है, और the center of each circle lies on the line x plus 2y is equal to 22. तो आपके पास ये सर्किल की प्रॉपर्टीज दी गई है, तो पूछ रहा बताओ फाइंड द इक्वेशन ऑफ ईच सर्किल। दोनों सर्किल की इक्वेशन क्या होगी। फिर पूछ रहा है प्रूव दैट द लाइन 4x plus 3y is equal to 88 is a common tangent to these circles. तो बच्चों ये है सारा पार्ट। तो बच्चों जो मैंने आपको थ्योरी सिखाई थी, अभी उसी थ्योरी को यूज कर रहे लगातार हर क्वेश्चन में। ये बच्चों मैंने आपको सर्कल्स बना दिए, ठीक है। सर्कल्स को बनाने के बाद इसके कहने का मुद्दा ये है कि यहां पर ये कह रहा एक्स एक्सिस इज अ कॉमन टैंजेंट। तो बच्चों कॉमन टैंजेंट एक्स एक्सिस या तो इस केस में हो सकती है, ऐसे भी बना सकते हैं, या कॉमन टैंजेंट ऐसे भी हो सकती है। तो ये दो तरह से कॉमन टैंजेंट आप बना सकते हैं, लेकिन आप बनाएंगे कौन सा ये पता करना है। कह रहा 8,2 लाई करता है दोनों सर्कल्स पे। अब बच्चों 8,2 अगर दोनों सर्किल पे लाई करता है तो वो पॉइंट कौन सा होगा, क्योंकि सर वो तो एक सिंगल यही लौता पॉइंट होगा जो दोनों टच कर रहे हैं किस पे, 8,2 पे, और तो कोई पॉइंट हो नहीं सकता है। तो इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं और उसको लिख देते हैं ये 8,2 है। फिर ये कह रहा है द सेंटर ऑफ ईच सर्किल लाइज ऑन द लाइन x plus 2y is equal to 22। तो ठीक है, सर्किल दोनों सर्किल के सेंटर एक लाइन पे लाई करते हैं। ये सर्किल का पहला सेंटर, ये दूसरा सेंटर C1 C2 किस पे लाई करते हैं, ये लाई करते हैं x plus 2y is equal to 22।
तो बच्चों अब आपको सोचना होगा कि यहाँ पर जो फर्स्ट वाला पॉइंट था जिसमें लिखा था एक्स एक्सिस इज अ कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल्स, तो वो कॉमन टेंजेंट हम कौन सी लें, ऊपर वाली लें कि नीचे वाली लें, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। 8+2 सब पॉजिटिव है तो बच्चों ये नीचे वाली डिसाइड होनी करिए चाहिए। कि आप कॉमन टेंजेंट क्या लेंगे। कॉमन टेंजेंट, तो बच्चों कॉमन टेंजेंट हम ऊपर वाली लेंगे। सो भाई ठीक है, क्योंकि वो तो एक्स एक्सिस है ना। हाँ। अच्छा, आपको एक्स एक्सिस का आइडिया नहीं होगा, मैं आपको एक बार बताता हूँ। एक्स एक्सिस पे अगर कोई भी पॉइंट लेते तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो अगर ये पॉइंट से कॉमन टेंजेंट पास होगी तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए था, 0। तो यहाँ पे 0 है, नहीं। तो ये थोड़ा ना कॉमन टेंजेंट हुई। हाँ। नहीं समझ में आया? नहीं समझ गया, वो ये वाली तो नहीं है। ये वाली बच्चों कॉमन टेंजेंट नहीं है, दिस इज नॉट योर कॉमन कॉमन टेंजेंट। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर ये एक्स एक्सिस है ना, कॉमन टेंजेंट आपकी क्या है, एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए था, तो वाई कोऑर्डिनेट 0 का है, उसमें तो 8,2 है, तो उसका मतलब ये कॉमन टेंजेंट आपकी नहीं है। तो कॉमन टेंजेंट कौन सी हो गई आपकी, ऊपर वाली। तो बच्चों हम कॉमन टेंजेंट जो दोनों के बीच में बनाई थी हमने उसको हटा दी। अब आपके पास ये डायग्राम है, इसको आप खुद से ट्राई करिए और हमको बताइए।